हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक बूस्टर कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो होगा दो चीजों पर बेस्ड, एक वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस और एक सेक्शन मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आज डिस्कस हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इनिशियली एक इक्वेशन पढ़ी थी जब बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम पढ़ा था। उसे बोलते थे फ्लेक्सरल इक्वेशन या बेंडिंग इक्वेशन, और वो होती थी m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। अब इधर से दो कंसेप्ट निकलते थे। एक को हम बोलते थे वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, जो भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे, और दूसरे को हम बोलते थे सेक्शन मॉडुलस। इन दोनों पर हमें डिटेल में आज बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस पर। अब इस फ्लेक्सर इक्वेशन को मैंने किस तरह लिखा, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। ठीक है सर। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल ली, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मान के चलते हैं यहां पर एक बीम है जिसकी विड्थ b है और डेप्थ d है, और इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस है। तो सिग्मा जो है वो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है y के। और y एक्चुअली में होता क्या है, y होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू दैट पॉइंट एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। जहां पर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है न्यूट्रल एक्सिस से, वो डिस्टेंस है। तो अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस को बेंचमार्क मानूं, मतलब 0 0, तो न्यूट्रल एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एट न्यूट्रल एक्सिस y की वैल्यू कितनी होगी 0, एंड एट एक्सट्रीम फाइबर y की वैल्यू कितनी होगी d/2। मतलब y की वैल्यू सबसे ज्यादा तब होगी जब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस निकालूंगा न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस पर अगर y की वैल्यू 0 होती है और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो न्यूट्रल एक्सिस पर तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस होगा एक्सट्रीम फाइबर पर। टॉप पर भी हो सकता है, बॉटम पर भी हो सकता है। दोनों अपोजिट साइड में इसलिए बने हैं क्योंकि जब भी कोई चीज बेंड करती है तो उसकी एक साइड में टेंशन डेवलप होती है और दूसरी साइड में कंप्रेशन। ठीक है। तो यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जो डिस्कस करने हैं। 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहला, कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू दैट पॉइंट एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस 50 mm ऊपर चाहिए तो y की वैल्यू 50 mm ऊपर हो जाएगी। अगर बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर चाहिए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। यही से एक चीज पता चल जाती है कि सिग्मा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन हमेशा होगा, वो कैसा वेरिएशन होगा, वो हमेशा लीनियर होगा। और लीनियर इस तरह होगा कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर, और न्यूट्रल एक्सिस पर हमेशा 0 रहेगा। ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव क्लियर है अब तक। ये सिर्फ इस फ्लेक्सर इक्वेशन की डेफिनेशन पर ही बेस्ड थे। अब एक चीज बताओ, जहां पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है, अगर मुझे इस पूरे बीम पर कहीं पर भी होल करना हो, अगर मैं मैक्सिमम लोकेशन पर मतलब टॉप मोस्ट फाइबर पर होल कर दूं, तो वहां पर स्ट्रेस पहले ही सबसे ज्यादा था। आपने एरिया और कम कर दिया तो बेंडिंग स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा और सेक्शन फेल होने की टेंडेंसी में आ जाएगा। बट क्योंकि सारा सेक्शन यूनिफॉर्म है,
तो न्यूट्रल एक्सिस पर जो एरिया है मेरे सेक्शन का, ये सारा एरिया, उसके पास भी उतनी ही कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे के पूरे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट कर ले, बट वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 आया। अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस पे एक होल क्रिएट कर भी दूं तो क्या सेक्शन फेल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन वहां पर 0 शो कर रहा है, इसीलिए वहां पर कोई मेंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं होल कर भी दूं तो। सो इफ द होल इज क्रिएटेड इन द बीम, पांचवा पॉइंट हमारा है, इफ द होल इज क्रिएटेड इन द बीम देन द मोस्ट सुटेबल लोकेशन इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जो सबसे सुटेबल पॉइंट होगा जहां पे मैं होल कर सकता हूं वो न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो यहां से हमारे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। चलिए, दूसरा कंसेप्ट क्या था, या इसी कंसेप्ट को पहले कवर कर लेते हैं। अब ये तो थे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बट अगर इसी में ही न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पूछ ले तो, ये वो वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बताओ कैसे सर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्योंकि शेप पर डिपेंड नहीं कर सकता कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा और कितना नहीं। बेंडिंग स्ट्रेस सिर्फ डिपेंड करता है डेप्थ पर। अब वो आई सेक्शन है, ट्रायंगल है, कैसा सेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये ओनली डिपेंड्स अपॉन, ओनली डिपेंड्स अपॉन डेप्थ, सिर्फ ये डेप्थ पर ही डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन पर नहीं। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ, मैंने रेक्टेंगल मान लिया। आप ट्रायंगल मान लेना और कोई बच्चा आई सेक्शन मान लेगा। इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो कैसा वेरिएशन होता है? हमने पढ़ा था कि बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन हमेशा लीनियर होगा। ठीक है, और क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर बॉटम पर टेंशन जनरेट होती है, जब ये बीम पर लोड लगेगा तो बॉटम पर आएगी टेंशन और टॉप पर आएगा कंप्रेशन। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखे हैं, कितने कितने, 300 जो है वो कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव ऊपर आएगा, 300 टॉप पर और 500 बॉटम पर। और ओवरऑल डेप्थ जो दे रखी है वो 400 mm दे रखी है। और एग्जामिनर पूछ क्या रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि ये बता दो व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप। तो टॉप से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी होगी वो बतानी है। वो मैं मान लेता हूं कि x है। अगर टॉप से x है तो बॉटम से क्या हो गई, 400 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर इसमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी जाए, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रेसेस का रेशियो डिवाइडेड बाय 300 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बाय एक्स। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल आउट। तो अगर इसे और तरीके से सिंप्लीफाई करा जाए तो मेरी वैक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे क्या वैल्यू निकल करके आएगी, 5x इक्वल टू 4 3 12, 1200 माइनस 3x। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 3x लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो वो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 1200। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगी 1200/8। ठीक है, तो 1200/8 वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 8 1 8,
8 5 जा 40 और ये 150 mm। तो मेरी x की वैल्यू मतलब न्यूट्रल एक्सिस टॉप से 150 mm की दूरी पर लाई करेगी। यही बॉटम से भी पूछ सकता था, तो बॉटम से यही वैल्यू हो जाएगी 250 mm। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन पर। तो 5 ऑब्जेक्टिव तो ये थे और छठा ऑब्जेक्टिव ये है। ये 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से, बट यहां पर भी एग्जामिनर कभी कभी ट्रिक कर देगा आपको। वो किस तरह ट्रिक करेगा? अगले क्वेश्चन में कहता है कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखे हैं, ठीक है सर, ये बना देते हैं हम रेक्टेंगुलर सेक्शन ही। ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं और आई सेक्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि डिपेंड नहीं करता कि शेप किस तरह की है। ये इस तरह का कोई बेंडिंग स्ट्रेस इन वेरिएशन बनेगा इसका लीनियर, ठीक है। अब ये कैंटिलीवर बीम है भाई, ध्यान से समझना। कैंटिलीवर बीम जब लोड की वजह से बेंड करता है तो वो डाउनवर्ड साइड में इस तरह बेंड करेगा, जिसकी वजह से टॉप पर अब टेंशन हो जाएगी और बॉटम पर कंप्रेशन, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बिल्कुल रिवर्स है। तो अब टेंशन आ गई टॉप पर, मतलब 300 टॉप पर और 200 बॉटम पर, और ओवरऑल डेप्थ है 500 mm। तो यहां पर अगर मैं, कहां से पूछा है मुझे, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज 500, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बॉटम? बॉटम से पूछा है तो बॉटम को मान लो x और टॉप वाली को मान लो 500 माइनस एक्स। तो अब सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पर इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं लिखूं 200 बाई 300 इक्वल्स टू, या इसका रिवर्स करो क्योंकि मुझे 5 माइनस एक्स ऊपर चाहिए, तो 300 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो अगर इसे काटोगे जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3x इक्वल्स टू 1000 माइनस 2x। तो यहां से वैल्यू आई 5x इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई? 200 mm। यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। x की वैल्यू हो गई 200, मतलब बॉटम से, और टॉप से अगर वैल्यू निकालूंगा तो वो 300 आ जाएगी। क्लियर है पार्टी वाला? तो इस बेंडिंग स्ट्रेस इन वेरिएशन पर हमारे 5-6 ऑब्जेक्टिव थे, वो 6 के 6 ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं अगले पार्ट पर, जो कि होता है सेक्शन मॉडुलस का। अब बेंडिंग इक्वेशन को मैं लिखता हूं m इज इक्वल टू आई बाय वाई इंटू सिग्मा। तो यहां से m की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू जेड। तो यहां से कंक्लूजन मिला, और वो कंक्लूजन क्या था? एज सेक्शन मॉडुलस, एज सेक्शन मॉडुलस इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। या डायरेक्टली ये बात बोलूं, अगर दो मेंबर की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो उसके सेक्शन मॉडुलस को कंपेयर कर लो। सेक्शन मॉडुलस जिसका ज्यादा आ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा आ जाएगा। अगर बोला जाए स्क्वायर और सर्कुलर में से कौन स्ट्रॉन्गर है, दोनों का सेक्शन मॉडुलस निकाल लो, जिसका ज्यादा आएगा वही स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है पार्टी वाला? एक चीज तो पूछता है इस चीज पर, एक ऑब्जेक्टिव तो, कि अगर दो मेंबर की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो बेंडिंग के अंदर तो सेक्शन मॉडुलस को कंपेयर कर लो। अब इस पर बाकी के ऑब्जेक्टिव किस तरह बनते हैं उस पर एक स्टैंडर्ड केस है। ये स्टैंडर्ड केस हम डिराइव भी करते हैं और आप सबने भी तैयारी करते वक्त पढ़ रखा होगा कि स्क्वायर और डायमंड सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है।
मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर करने का मतलब ये बताना है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो ये नहीं कह रहा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर करो, इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि भाई सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर बाय सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड सेक्शन को कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, अब हम जब इसका सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर का, सेक्शन मॉडुलस जब z कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर का, तो वो वैल्यू निकल करके आती है a⁴/6। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट से मतलब है, जब सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं डायमंड सेक्शन का, तो वो निकल के आता है a⁴ या a³ होता है हमेशा, जब भी सेक्शन मॉडुलस की बात करते हैं तो a⁴/6√2। अब मुझे कंपेयर करना है, तो सबसे पहले 4 पॉइंट्स देखना, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर टू सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड कैलकुलेट करूं, पहला ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात करूं, तो यहां पर अब हम देखेंगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर टू सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड का रेशियो। आपसे बोलेगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर टू सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायमंड, एक ही बात है। तो जब इसका रेशियो कैलकुलेट करोगे, तो वो वैल्यू निकल करके आएगी √2। पहला ऑब्जेक्टिव तो है ये, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1.414 टाइम्स ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर सेक्शन is 41.4% more than डायमंड सेक्शन, डायमंड सेक्शन, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था ये। तीसरा, इसका रिवर्स भी पूछ सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है व्हाट विल बी द सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड टू स्क्वायर का रेशियो, तो ये आ जाएगा 1/√2, या इसे 0.707 भी लिख देते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये। और मेरा फेवरेट सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड सेक्शन इज इक्वल टू 0.707 सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अगर वैल्यू 1 होती, मतलब जहां पे 0.707 है, अगर वहां पर 1 वैल्यू होती तो दोनों का सेक्शन मॉडुलस बराबर होता। बट 1 से कितने की कमी आ गई? 0.293 माइनस करोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ डायमंड सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ डायमंड सेक्शन इज, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 29.3% लेस देन स्क्वायर सेक्शन, लेस देन स्क्वायर सेक्शन। ये चारों के चारों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखना, एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट्स। क्लियर है पार्टी वाला? तो ये टोटल मिला के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हमारे।
6 इस पर और 5 इस पर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने सेक्शन पर जो आपको ये बताया गया है, और ये क्वेश्चन रिपीट मोड पे ही पूछे जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की बूस्टर सीरीज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकें। हमने बूस्टर सीरीज की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।